हेलो। आज का लेक्चर का टॉपिक है मौर्यकालीन कला, मॉडर्न आर्ट। भारतीय कला का जो प्रादुर्भाव हमको देखने को मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अनेक सारी कलात्मक वस्तुएं हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्राप्त हुई उत्खनन के माध्यम से, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कलात्मक कृतियां जो हैं वो हमको मौर्य काल में ही प्राप्त होती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्य काल के बीच का काल जो था वो कला की दृष्टि से अंधकारमय युग माना जाता है। अंधकारमय युग के बाद मौर्य काल में भारतीय कला का स्वर्णिम युग प्रारंभ हुआ। स्वर्णिम काल के रूप में कला जो है उदित हुई। मौर्य राजाओं ने कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। मौर्यकालीन तमाम सारी कलाकृतियां के अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए मौर्यकालीन कला को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे नगर निर्माण व राजप्रसाद कला, गुहा कला, स्तूप कला, स्तंभ कला, मूर्ति और लोक कला। तो अनेक रूप हमको कला के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नगर निर्माण कला के बारे में। नगर निर्माण कला के अवशेष हमको प्राप्त होते हैं, और इन अवशेषों के अतिरिक्त नगर निर्माण कला के बारे में हमको साहित्यिक स्रोतों से भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं मौर्यकालीन कला के बारे में, नगर निर्माण और राजप्रसाद के बारे में। अशोक ने अनेक नगरों की स्थापना की थी। कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में ललितपट्टन की स्थापना अशोक के द्वारा हुई। इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र नगर का पुनर्निर्माण भी मौर्य काल में सर्वाधिक हुआ। पाटलिपुत्र के विषय में मैगनीस्थनीज के बारे में के माध्यम से पता लगता है। मैगनीस्थनीज जो कि यूनानी राजदूत थे, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में वो रहे थे काफ़ी समय तक। उन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिका, उसके अंदर जिक्र किया है। उन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में बताया है कि पाटलिपुत्र का निर्माण समानांतर चतुर्भुज के रूप में किया गया था। इस नगर की लंबाई लगभग 8 मील थी और चौड़ाई लगभग 1.5 मील थी। नगर के चारों ओर एक लकड़ी की दीवार बनाई गई थी। इस दीवार के बीच बीच में छिद्र किए गए थे तीर कमान चलाने के लिए। दीवार के चारों ओर एक खाई बनाई गई थी जिसकी चौड़ाई लगभग 600 फीट थी, 600 फीट, और 60 फीट गहरी थी ये खाई। नगर में आने जाने के लिए 64 प्रवेश द्वार थे। एंट्रेंस गेट्स जो थे वो 64 थे। दीवारों पर जगह जगह पर बुर्ज बनाए हुए थे। 570 बुर्ज उन दीवारों पर थे। यह नगर जो था गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। आगे बताया गया है पाटलिपुत्र नगर के मध्य में बीचों बीच में एक राजप्रसाद स्थित था। इस राजप्रसाद के बारे में यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा है, बड़ी प्रशंसा की है, और ये लिखा है उसने कि ये एशिया का सबसे सुंदर राजप्रसाद था पूरे एशिया के अंदर। राजप्रसाद के
सवाहन के कुछ अवशेष भी हमको प्राप्त हुए हैं। इसमें एक सवाहन भी बना हुआ था राजप्रसाद के अंदर। इस सवाहन की लंबाई 140 फीट थी और चौड़ाई लगभग 120 फीट थी। इस सवाहन की जो छत थी वो 40 पाषाण स्तंभों पर संभवतः टिकी हुई थी। 40 पाषाण स्तंभ मिले हैं। फर्श व छत जो थे वो लकड़ी के बने हुए थे। फर्श और जो सीलिंग थी वो लकड़ी की थी। इसके अतिरिक्त इस राजप्रसाद के भवन में बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया था निर्माण में। इसके में इनके ऊपर चमकदार पॉलिश थी पत्थर के ऊपर। राजप्रसाद में सुरक्षा की समुचित व्यवस्थाएं की गई थी। स्नानागार, शयनागार सभी कुछ इस राजप्रसाद के अंदर स्थित था। मैगस्थनीज ने लिखा है इसके बारे में, वहाँ के जो शयनागार था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसमें ना तो सर्प प्रवेश कर सकता था और ना अग्नि उसको जला सकती थी। फायर प्रूफ था वो। उस जमाने में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। चीनी यात्री जब फाइयान भारतवर्ष में आया, जब उसने इस राजप्रसाद को देखा तो देख करके उसने लिपिबद्ध किया कि यह राजप्रसाद जो है मानव कृति नहीं है, अपितु देवताओं के द्वारा बनाया गया है। इतना सुंदर राजप्रसाद था। इस तरह की प्रशंसा चीनी यात्री फाइयान ने की। तो ये बात रही नगर निर्माण और राजप्रसाद कला के बारे में। अब बात करते हैं गुहा कला के बारे में। मौर्य काल में वास्तुकला के अंतर्गत एक नवीन शैली का प्रादुर्भाव हुआ। नवीन शैली उदित हुई और इस नवीन शैली के जन्मदाता मौर्य सम्राट अशोक थे। अशोक ने भिक्षुओं के निवास के लिए, बौद्ध भिक्षु जो हुआ करते थे, उनके निवास के लिए पाषाणों को, मतलब अर्थात पत्थरों को काट करके गुहाओं का निर्माण कराया था बौद्ध भिक्षुओं के लिए। अशोक ने जो परंपरा प्रारंभ की, उसके पश्चात अशोक के पौत्र ने भी इसका अनुसरण किया। उसके शासनकाल में भी गुफाओं का निर्माण किया गया, गुहा कला का निर्माण किया गया। अशोक ने गया के समीप, गया जो बिहार में है, गया के समीप बारावर की पहाड़ियां हैं, उनमें 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। इन गुफाओं के अंदर चमकदार पॉलिश भी की गई थी। इनके अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। बहुत उल्लेखनीय थी, अभी तक उसकी चमक देखने को मिलती है। अशोक के पौत्र, जिसका कि नाम दशरथ था, उसने भी इस कला को प्रोत्साहन दिया। नागार्जुनी की पहाड़ियों में उन्हें 3 गुफाओं का निर्माण कराया और इसके अंदर भी पत्थरों पर चमकदार पॉलिश की गई और इसकी चमक भी आज भी उल्लेखनीय है। इसके बाद बात करते हैं स्तूप कला की। स्तूप आपने देखे हो शायद, उल्टे कटोरे की तरह होते हैं। कटोरा ऐसे होता है ना, उसको उल्टा कर दिया गया है ना। उल्टे कटोरे के आकार के पत्थर या ईंटों से निर्मित ठोस गुंबद की तरह हुआ करता है स्तूप। इन स्तूपों का में मृतकों के अवशेष रखे जाते थे। महात्मा बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए स्तूपों का निर्माण प्रारंभ कराया गया। स्तूपों का निर्माण जो है वो अशोक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। स्तूपों का आंतरिक भाग जो हुआ करता था वो कच्ची ईंटों का बना हुआ होता था और बाहरी भाग जो था वो पक्की ईंटों का होता था। इन स्तूपों में
जिन ईंटों का प्रयोग किया गया है उनकी लंबाई 16 इंच, मोटाई 3 इंच और चौड़ाई जो थी वो 11 इंच थी। 16 बाई 11 बाई 3 की ईंटें प्रयोग में लाई गई। स्तूप के ऊपर एक छत्र लगाने की परंपरा थी। ये छत्र जो हुआ करता था वो लकड़ी या पत्थर का हुआ करता था। अशोक ने अनेक स्तूपों का निर्माण कराया अपने शासनकाल में। वोइनस्वांग चीनी यात्री भारतवर्ष में आए थे तो उनके अनुसार उन्होंने लिखा है, तक्षशिला में एक विशाल स्तूप उन्होंने देखा था अपनी आंखों से, जिसकी ऊंचाई जो थी वो 100 फीट थी। 100 फीट। आप जिस मकान में रहते हैं उसकी ऊंचाई होती है, सीलिंग 10 या 12 फीट होती है, ये 100 फीट ऊंचा था। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य स्थानों पर भी स्तूपों का निर्माण कराया गया, जिसमें कश्मीर, थानेश्वर, कन्नौज, प्रयाग, मथुरा, विशाखा, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, वाराणसी, बोधगया आदि अनेक स्थानों पर स्तूपों के निर्माण किए गए। इन स्तूपों में सांची और भरुच का स्तूप जो था वो आज भी बहुत भव्य रूप में हमको देखने को मिलता है। सांची और भरुच का जो स्तूप था वो मूलतः अशोक ने इसको का निर्माण कराया था। बाद में शुंग शासक जो है, मौर्यों के बाद शुंग शासन भारतवर्ष में रहा, शुंगों ने इनका विस्तार कराया। सांची का जो स्तूप है आज भी सुरक्षित है। इसका व्यास जो है वो लगभग 121.5 फीट है इसका व्यास, और इसकी ऊंचाई जो है 77.5 फीट। इतना बड़ा हमारी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जाना जाता है सांची और भरुच के स्तूप को। इसके अतिरिक्त स्तंभ कला मौर्य काल का एक विशिष्ट उदाहरण रहा। मौर्य कला के सर्वोत्तम नमूने माने जाते हैं स्तंभ, मतलब पिलर्स। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए स्तूपों का निर्माण कराया था, स्तंभों का निर्माण कराया था। ये संख्या लगभग 20 है। इनकी संख्या जो प्राप्त हुए हैं हमको अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सारनाथ, प्रयाग, कौशाम्बी, लुम्बिनी, सांची, लौरिया, नंदनगढ़ आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं हमको। सबसे विशेष बात ये थी कि ये एकाश में है, सिंगल पीस के हैं। ये स्तंभ जो प्राप्त हुए हैं ये चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। चुनार का बलुआ पत्थर जो है उससे निर्मित है, और इन स्तंभों की लंबाई, इन पिलर्स की जो लंबाई है वो 40 से 50 फीट है, और इसका व्यास जो है वो 2 फीट 7 इंच व्यास है इनका। इन स्तंभों पर चमकीली पॉलिश की गई है, प्राप्त हुए हैं जो चमकीली पॉलिश की गई है। देखने से ऐसा लगता है कि ये पत्थर के नहीं, मेटल के बने हुए हैं, इतनी चमकीली पॉलिश है, धातु के लगते हैं। सारनाथ में सिंह की मूर्ति वाला स्तंभ प्राप्त हुआ। सिंह की मूर्ति आप देखते होंगे, आपके नोट पर अशोक की लाट बनी हुई आती है? तो जो अशोक की लाट जो ली गई है, जो सिंह की मूर्तियां हैं चारों तरफ, चारों दिशाओं में बनी हुई है, वो सारनाथ के स्तंभ से ही लिया गया। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा भारत सरकार ने स्वीकार किया उसको। तो बहुत ही बेहतरीन कला का प्रदर्शन स्तंभ कला के अंतर्गत किया गया। इसके अलावा
मूर्ति और लोक कला मौर्य काल की। अनेक मूर्तियां हमको प्राप्त हुई हैं। मूर्ति बनाने की कला जो थी मौर्य युग में काफ़ी विकसित हुई। मौर्यकालीन मूर्तियों में मानवीय मूर्तियां तो बनी, इसके साथ साथ पशुओं की मूर्तियां भी बड़ी उल्लेखनीय हैं। सारनाथ से प्राप्त सिंह की मूर्ति, धौली से प्राप्त हाथी की मूर्ति, पशुओं के अतिरिक्त यक्ष और यक्षिणियों की बहुत सारी मूर्तियां हमको प्राप्त हुई हैं। मूर्तियां छोटी नहीं हैं, ये काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां जिनकी लंबाई लगभग 6 फीट 9 इंच थी, जो कि हमको दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है। यक्ष और यक्षिणियों की अन्य मूर्तियां भी अन्य स्थानों से प्राप्त हुई हैं, जिनमें विदिशा, कलिंग आदि स्थानों से हमको मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बौद्ध मूर्तियों के अतिरिक्त जैन मूर्तियां भी हमको प्राप्त हुई हैं। जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां भी हमको मिलती हैं। बहुत ही बेहतरीन मूर्तियां इस काल में बनी, जिनका हमको अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मौर्य युग जो था वो कला के क्षेत्र में काफ़ी विकसित रहा। विभिन्न कलाएं इस युग के अंदर विकसित हुई। यह कला का स्वर्णिम युग था।